सोचिए, हर रोज हमारे ऊपर एक अदृश्य सी बारिश हो रही है, पानी की नहीं बल्कि धातु की। धातु की? हाँ, ये उन पुराने सैटेलाइट्स के नन्हे नन्हे कण हैं जो मतलब इस्तेमाल के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आकर जल जाते हैं। सालों तक इसे बस एक मामूली बात समझा गया, तकनीकी तरक्की की एक छोटी सी कीमत जो हवा में कहीं खो जाती है। बिल्कुल, पहले तो यही सोचती अरे थोड़ी सी धूली तो है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाल की जो रिसर्च हुई है, खासकर अमेरिकी एजेंसी है ना NOAA, हाँ। नेशनल ओशनाग एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनके वैज्ञानिकों ने इस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अच्छा, क्या पता चला है? अब पता चल रहा है कि ये जो मामूली धूल समझ रहे थे हम, वो असल में हमारी ओजोन परत को, जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है, उसे चुपचाप नुकसान पहुंचा रही है। ओहो, तो ये सिर्फ धूल नहीं बल्कि एक तरह का छिपा हुआ खतरा है जिस पर ज्यादा बात ही नहीं होती। हम अंतरिक्ष के कचरे और वो कक्षा में टकराव के खतरों के बारे में तो सुनते रहते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन क्या असली खतरा उन चीजों से है जो ऊपर उड़ रही हैं या उन चीजों से जो ऊपर से नीचे गिर रही हैं? देखिए, यही आज का बड़ा सवाल बन गया है। ये सारी जानकारी वैसे एस्ट्रोफाजा नाम के एक YouTube चैनल के वीडियो से हमने ली है, और ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम अनजाने में ही पृथ्वी के चारों ओर एक कृत्रिम धातु की परत बना रहे हैं? एक कृत्रिम परत? हाँ, मतलब एक ऐसा वैश्विक प्रयोग जिसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, उसका हमें शायद अभी ठीक से अंदाजा भी नहीं है। वाकई ये तो चौंकाने वाली बात है। चलिए, इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये समस्या असल में कितनी बड़ी है, हमारी पृथ्वी के वायुमंडल की केमिस्ट्री, खासकर ओजोन परत पर इसका क्या असर पड़ रहा है, और क्या इस चुनौती से निपटने के कुछ रास्ते भी हैं। हाँ, जरूर देखते हैं इसे। तो शुरुआत करते एकदम जड़ से। ये धातु की बारिश आखिर आती कहाँ से है? जब कोई सैटेलाइट पुराना हो जाता है या किसी रॉकेट का हिस्सा अपना काम पूरा कर लेता है, तो उसका होता क्या है? देखिए, ज्यादातर मामलों में क्या होता है, उन्हें जानबूझकर कक्षा से हटाया जाता है। एक प्रक्रिया है जिसे डीऑर्बिटिंग कहते हैं। डीऑर्बिटिंग, हाँ सुना है। हाँ, तो इसका मतलब है उन्हें धीमा करके पृथ्वी के वायुमंडल की जो घनी परतें हैं ना, उनकी तरफ धकेलना। ये एक तरह का नियंत्रित अंत होता है, ताकि वो ऊपर अंतरिक्ष में कबाड़ बन के घूमते न रहें और किसी और सैटेलाइट से टकरा न जाएं। अच्छा, नियंत्रित अंत। और जब वो नीचे आते हैं तब क्या होता है? तो जैसे ही ये चीजें, मतलब सैटेलाइट या रॉकेट का टुकड़ा लगभग 70 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है, वहां हवा काफी घनी हो जाती है। ओके। अब क्योंकि वो बहुत तेज रफ्तार से आ रहा है, तो हवा के कणों से जबरदस्त घर्षण होता है, फ्रिक्शन जिसे कहते हैं, और हवा का दबाव भी बहुत बढ़ जाता है। इससे वो चीजें बेतहाशा गर्म हो जाती है, मतलब हजारों डिग्री सेल्सियस तक। हजारों डिग्री? हाँ, और नतीजा, ज्यादातर जो ढांचा होता है, जो आमतौर पर एल्यूमिनियम जैसी धातुओं का बना होता है, वो पिघलकर वाष्प बन जाता है, मतलब भाप बनकर उड़ जाता है। भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन गायब तो नहीं होता होगा ना? ये भाप जाती कहाँ है? बिल्कुल नहीं, गायब नहीं होता। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ये जो धातु की भाप है, ये ठंडी होकर बहुत ही महीन, मतलब नैनो स्केल के धातु के कणों में बदल जाती है। नैनो स्केल, बहुत ही छोटे? हाँ, बहुत छोटे। सोचिए, एक तरह का धातु का बादल बन जाता है जो वायुमंडल की ऊपरी परतों में तैरता रहता है। ये एक किस्म का अंतरिक्षीय अंतिम संस्कार है, जिसके अवशेष हमारे सिल के ऊपर जमा होते रहते हैं। और इन अवशेषों में होता क्या है? मतलब कौन कौन सी धातुएं होती हैं इसमें? देखिए, मुख्य रूप से तो एल्यूमिनियम होता है, क्योंकि सैटेलाइट्स का एक बड़ा हिस्सा इसी से बनता है। वजन में हल्का और मजबूत होता है ना। हाँ, ठीक है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, आजकल के सैटेलाइट्स में जो बैटरियां लगी होती हैं, उनसे लिथियम मिलता है, तारों से तांबा आता है, और सोलर पैनल और दूसरी जो उन्नत टेक्नोलॉजीज हैं, उनमें इस्तेमाल होने वाली कई और धातुएं भी होती हैं। और आपने नोया के वैज्ञानिकों का जिक्र किया था शुरू में, उन्हें कुछ खास धातुओं में दिलचस्पी क्यों आई? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने नियोबियम और हेफेनियम जैसी कुछ दुर्लभ धातुओं पर ध्यान दिया। नियोबियम और हेफेनियम, ये क्या है? ये ऐसी धातुएं हैं जो बहुत ज्यादा गर्मी झेलने वाले खास किस्म के एलॉय, मतलब मिश्र धातु बनाने में इस्तेमाल होती हैं। अंतरिक्षयान के कुछ हिस्सों के लिए बहुत जरूरी हैं, जो री एंट्री के वक्त या ऑपरेशन के दौरान बहुत गर्म होते हैं। अच्छा। अब दिलचस्प बात यह है कि ये धातुएं पृथ्वी पर तो खैर पाई जाती हैं, लेकिन हमारे समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में, जहां ये कण जमा हो रहे हैं, वहां प्राकृतिक रूप से इनकी मात्रा लगभग 0 होती है, मतलब ना के बराबर। ओह, तो अगर ये धातुएं समताप मंडल में मिल रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये सीधे तौर पर हमारी गतिविधियों, मतलब जलते हुए सैटेलाइट से ही आ रही हैं, कोई और सोर्स नहीं हो सकता। ये एकदम सही पकड़ा। ये उन वैज्ञानिकों के लिए एक स्मोकिंग गन, यानी अकाट्य प्रमाण जैसा था।
इससे ये बिल्कुल पक्का हो गया कि समताप मंडल में जो ये धातु के कण मिल रहे हैं ना, उनका स्रोत अंतरिक्ष उद्योगी है, कोई प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे उल्कापिंड वगैरह नहीं है। समझ गए। और ये समस्या अब तेजी से बढ़ रही है ना? खासकर ये जो मेगा कॉन्स्टलेशंस आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है पिछले कुछ सालों में। देखिए, पहले के जमाने में क्या था, बड़े बड़े काफी महंगे सैटेलाइट होते थे जो दशकों तक काम करते थे। सही। जब वो खराब होते थे तो कभी कभार कोई एक वायुमंडल में वापस आता था। मतलब शायद हफ्ते में 1 या 2 ऐसी घटनाएं होती होंगी, ज्यादा नहीं। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। ये स्पेसएक्स के स्टारलिंक जैसे प्रोजेक्ट्स की वजह से है ना? बिल्कुल, अब हजारों की संख्या में छोटे सस्ते सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे हैं और इनका जीवन काल भी बहुत कम होता है। कितना कम? उदाहरण के लिए स्टारलिंक की जो पहली पीढ़ी के सैटेलाइट्स हैं, उनका जीवन काल करीब 5 साल ही बताया जाता है। अब सोचिए, अगर आपको लगातार हजारों सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क चालू रखना है तो उन्हें बदलते रहना पड़ेगा। हाँ, तो आपको पुराने सैटेलाइट्स को लगातार हटाकर उनकी जगह नए लॉन्च करने होंगे। यानी हर 5 साल में हजारों सैटेलाइट्स को डीऑर्बिट करना होगा। मोटे तौर पर हाँ। और इसका नतीजा ये है कि आज औसतन हर दिन लगभग 3 सैटेलाइट या उनके हिस्से वायुमंडल में जलकर खत्म हो रहे हैं। हर दिन 3? जी हाँ, ये संख्या पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा है और भविष्य में इसके और बढ़ने की ही उम्मीद है, क्योंकि ऐसे कई और मेगा कॉन्स्टलेशन प्लान किए जा रहे हैं दुनिया भर में। हर दिन 3? ये सुनने में ही बहुत ज्यादा लगता है। तो कुल मिला के कितनी धातु जमा हो रही है ऊपर? कोई अंदाजा है इसका? हाँ, अनुमान ये बताते हैं कि इस समय हमारे समताप मंडल में मौजूद हवा में तैरने वाले जो सभी सूक्ष्म कण होते हैं ना, जिन्हें एरोसोल कण कहते हैं। एरोसोल कण, हाँ। उनमें से लगभग 10% कणों में इन जले हुए सैटेलाइट से आई धातुएं मौजूद हैं। 10%? ये तो बहुत बड़ा हिस्सा हुआ। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण मात्रा है। और चिंता की बात यह है कि ये तो बस शुरुआत है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर सैटेलाइट लॉन्च की मौजूदा रफ्तार जारी रही या बढ़ती रही, तो अगले 1-2 दशकों में ये आंकड़ा बढ़कर 50% तक पहुंच सकता है। 50%? आधा? हाँ, मतलब भविष्य में हमारे सिर के ऊपर हवा में तैरने वाला हर दूसरा सूक्ष्म कण वो इंसानी सैटेलाइट की धातु का बना होगा। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, ये वाकई एक गंभीर तस्वीर पेश करता है। ये कुछ ऐसा है जैसे हम अनजाने में हर साल लगभग 1000 टन धातु का छिड़काव सीधे अपने वायुमंडल की ऊपरी परत में कर रहे हों। 1000 टन सालाना? हाँ। ये एक तरह का अनियंत्रित वैश्विक प्रयोग बन गया है, जिसके नतीजे क्या होंगे हमें ठीक से पता भी नहीं। ठीक है, तो ये धातुएं ऊपर जमा हो रही हैं और उनकी मात्रा तेजी से बढ़ रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? ये कण तो बहुत ऊंचाई पर है, समताप मंडल में। हम तो नीचे क्षोभ मंडल में रहते हैं। ये हमें कैसे प्रभावित कर सकते हैं? ये बहुत वाजिब सवाल है और यहीं पर वायुमंडल की जो बनावट है उसे समझना जरूरी हो जाता है। जैसा आपने कहा, हम क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर में रहते हैं। जी। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जहां मौसम वगैरह होता है। बिल्कुल, यहाँ मौसम बनता है, हवाएं चलती हैं, बादल बनते हैं और सबसे जरूरी बात, यहाँ हवा का लगातार ऊपर नीचे मिश्रण होता रहता है, कन्वेक्शन जिसे कहते हैं। तो अगर कोई प्रदूषण यहाँ होता है तो बारिश या हवा के साथ वो धीरे धीरे साफ हो सकता है, नीचे बैठ सकता है। लेकिन समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर वो अलग है। बहुत अलग। ये क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर है, करीब 10-17 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसे आप वायुमंडल की शांत स्थिर ऊपरी मंजिल समझ सकते हैं। शांत और स्थिर? हाँ, इसकी सबसे खास बात है तापमान व्युत्क्रमण, टेम्परेचर इन्वर्जन। क्षोभ मंडल में क्या होता है, आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान गिरता है। हाँ, पहाड़ों पर ठंडा होता है। सही। लेकिन समताप मंडल में उल्टा होता है, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ता है? ये तो अजीब है, ऐसा क्यों? और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहां गर्म और इसलिए हल्की हवा ऊपर होती है और ठंडी भारी हवा नीचे होती है। ये व्यवस्था प्राकृतिक रूप से बहुत स्थिर होती है। इसमें क्षोभ मंडल की तरह हवा का ऊपर नीचे आना जाना या मिश्रण लगभग नहीं होता। हवा की परतें एक के ऊपर एक शांत टिकी रहती हैं, जैसे तेल और पानी। अच्छा, परतें बनी रहती हैं। तो इसका इन धातु के कणों से क्या लेना देना है? लेना देना ये है कि इस स्थिरता के कारण जो कुछ भी समताप मंडल में पहुंच जाता है, चाहे वो ज्वालामुखी की राख हो या CFC गैसें हो या फिर ये धातु के कण हो, वो वहीं फंस जाता है। मतलब वो आसानी से नीचे क्षोभ मंडल में नहीं गिर सकता, क्योंकि नीचे की हवा भारी है
और ना ही वो आसानी से और ऊपर जा सकता है। वो वहीं पर उसी परत में सालों साल, यहाँ तक कि दशकों तक तैरता रहता है। दशकों तक? हाँ, ये एक तरह का केमिकल जाल है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। जो एक बार चला गया वो वहीं अटक गया, समझिए। बाप रे। तो ये धातु के कण जो आज हमारे सैटेलाइट्स के जलने से बन रहे हैं, वो अगले कई दशकों तक वही समताप मंडल में मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, और यहीं से असली चिंता शुरू होती है। समताप मंडल में फंसी ये धातु की महीन धूल, ये नैनो पार्टिकल्स, एक खतरनाक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर सकते हैं। और वैज्ञानिकों की जो सबसे बड़ी चिंता है वो है हमारी ओजोन परत को लेकर, जो कि इसी समताप मंडल में मौजूद है। ओजोन परत? तो क्या ये धातु के कण सीधे ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको तोड़ देते हैं? सीधे तौर पर नहीं, मतलब वो खुद ओजोन से सीधे नहीं लड़ते, लेकिन वो ऐसी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देते हैं, उन्हें तेज कर देते हैं, जो ओजोन को नष्ट करती हैं। इसमें जो मुख्य विलन उभर कर आ रहा है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम? हाँ, एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड कण बनते हैं ना जलने के बाद, वो ओजोन को तोड़ने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए एक बहुत ही कुशल उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम करते हैं। उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, ये क्या होता है? उत्प्रेरक या कैटलिस्ट वो चीज होती है जो किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में खुद हिस्सा लिए बिना, मतलब खुद खर्च हुए बिना, उस प्रतिक्रिया की रफ्तार को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। अच्छा, मतलब वो रिएक्शन को होने में मदद करता है पर खुद बदलता नहीं। हाँ बिल्कुल यही। ये बहुत चालाक होते हैं। एल्यूमिनियम का कण खुद ओजोन से लड़कर खत्म नहीं होता, वो बस एक शरारती बिचौलिए की तरह काम करता है। वो क्या करता है, वो क्लोरीन जैसे ओजोन को नष्ट करने वाले रसायनों के लिए एक सतह, एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। क्लोरीन? हाँ, क्लोरीन। इस सतह पर क्लोरीन के अणु आसानी से ओजोन O3 अणुओं से प्रतिक्रिया करके उन्हें तोड़कर ऑक्सीजन O2 में बदल सकते हैं। एल्यूमिनियम की सतह इस प्रक्रिया को हजारों गुना तेज कर देती है। क्लोरीन, ये वही क्लोरीन है क्या जो CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से आता है, जिन्हें हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जरिए बैन करने की कोशिश की थी दुनिया भर में? बिल्कुल वही। देखिए, हमने CFCs का उत्सर्जन तो बहुत कम कर दिया, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बड़ी सफलता है, लेकिन दशकों पहले जो CFCs छोड़ी गई थीं, उनसे बना क्लोरीन अभी भी समताप मंडल में काफी मात्रा में मौजूद है। वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। अच्छा, वो अभी भी है वहां? हाँ, और अब ये एल्यूमिनियम के कण उस बचे खुचे क्लोरीन को ओजोन नष्ट करने में और ज्यादा असरदार बना रहे हैं। मतलब पहले से मौजूद समस्या को ये और बढ़ा रहे हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। मतलब एल्यूमिनियम खुद तो खत्म नहीं हो रहा, बस ओजोन को तुड़वाने में मदद करता जा रहा है क्लोरीन के साथ मिलके। हाँ, और यही सबसे डरावनी बात है। एक अकेला एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कण अपने जीवन काल में, जो कि दशकों का हो सकता है, हजारों शायद लाखों ओजोन अणुओं को नष्ट करने में मदद कर सकता है। और फिर भी खुद वैसे का वैसा ही बना रहता है, अगली प्रतिक्रिया के लिए तैयार। लाखों ओजोन अणु एक कण से, और आपने कहा ये कण समताप मंडल में 30 साल या उससे भी ज्यादा समय तक रह सकते हैं। जी हाँ, अनुमान यही है, 30 साल या शायद ज्यादा भी। तो ये तो एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा हुआ। मतलब आज हम जो सैटेलाइट जला रहे हैं, उनसे निकले एल्यूमिनियम के कण आने वाले कई दशकों तक हमारी ओजोन परत को लगातार कमजोर करते रहेंगे, भले हम भविष्य में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कम भी कर दें। बिल्कुल, ये एक लंबे समय तक चलने वाला खतरा है, जिसका असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे जमा होता जाता है। हम आज जो प्रदूषण फैला रहे हैं, उसका असर हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी झेलना पड़ सकता है। और हमें शायद ये याद दिलाना चाहिए कि ये ओजोन परत हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। मतलब ठीक है, वो हमें बचाती है, पर कैसे? हाँ, ये समझना जरूरी है। ओजोन परत असल में खुद में कमाल की चीज है। आपको अंदाजा है, अगर आप पूरे वायुमंडल से सारा ओजोन इकट्ठा करके उसे समुद्र तल के दबाव पर, मतलब हमारे यहाँ के प्रेशर पर दबा दें, तो वो कितनी मोटी परत बनेगी? कितनी? शायद कुछ मीटर? नहीं, सिर्फ 3 मिलीमीटर। क्या? बस 3 मिलीमीटर? एक सिक्के जितनी मोटी? हाँ, लगभग उतनी। है तो बहुत पतली, लेकिन समताप मंडल में कम दबाव पर यह फैली हुई है, और ये हमारे लिए एक अदृश्य ढाल का काम करती है। कैसी ढाल? इसका मुख्य काम है सूरज से आने वाली ज्यादातर हानिकारक अल्ट्रावायलेट बी किरणों को सोख लेना। ये किरणें बहुत ऊर्जावान और खतरनाक होती हैं। और एक और दिलचस्प बात, इसी UVB किरणों को सोखने की वजह से ही समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। ओजोन परत सूरज की ऊर्जा को सोखकर उस परत को गर्म रखती है, जिससे वो स्थिरता आती है जिसकी हमने बात की थी। अच्छा, तो ये सब जुड़ा हुआ है। और अगर ये UVB किरणें हम तक पहुंच जाएं तो क्या होगा? तो इसके काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
यूवीबी रेडिएशन हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे स्किन कैंसर का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ये आंखों में मोतियाबिंद जैसी बीमारियां पैदा कर सकता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर सकता है। और सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, ये पेड़ पौधों की बढ़त और समुद्री जीवन, खासकर प्लैंकटन वगैरह को भी बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। यानी ये वाकई एक जीवन रक्षक ढाल है। हाँ बिल्कुल, इसलिए इस 3 मिलीमीटर की ढाल को बचाए रखना हमारे अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। क्या ओजोन परत खुद को ठीक नहीं कर सकती? हमने सुना था कि ओजोन होल अब भर रहा है धीरे धीरे। हाँ, उसमें खुद को ठीक करने मतलब रीजनरेट करने की क्षमता है। ओजोन लगातार बनती भी है और टूटती भी रहती है। ये एक प्राकृतिक संतुलन है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद CFCs कम होने से अंटार्कटिका के ऊपर का ओजोन होल भरने भी लगा है। ये अच्छी खबर है। तो फिर चिंता क्यों? ज्यादा प्रभावी बना रहा है। इतनी ज्यादा मात्रा में और इतनी तेजी से बढ़ाते जाएं कि उसके प्राकृतिक रूप से बनने की रफ्तार कम पड़ जाए तो परत फिर से पतली होने लग सकती है। ओहो! ये धातु प्रदूषण ओजोन परत के ठीक होने की जो प्रक्रिया चल रही है उसे धीमा कर सकता है, या शायद भविष्य में उसे उलट भी सकता है, खासकर अगर सैटेलाइट लॉन्च इसी तरह बढ़ते रहें। ये तो वाकई एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर है। ऐसा लग रहा है जैसे हम एक समस्या यानी अंतरिक्ष के कचरे को कंट्रोल करने की कोशिश में एक दूसरी और शायद ज्यादा बड़े और लंबे समय तक चलने वाली समस्या यानी ओजोन परत को नुकसान खड़ी कर रहे हैं। हाँ, ये एक अनपेक्षित परिणाम है जिस पर अब ध्यान जा रहा है। क्या इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता है, कोई समाधान है, या हम बस इस धातु के बादल के नीचे रहने को मजबूर हैं जो धीरे धीरे हमारी ढाल को कमजोर कर रहा है? देखिए, नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद की कुछ किरणें नजर आ रही हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियर्स इस समस्या के समाधान पर काम कर रहे हैं। और एक दिलचस्प विचार जो पहले थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता था, अब धीरे धीरे हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा है। क्या है वो विचार? वो है कक्षा में ही सैटेलाइट्स में ईंधन भरना, ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग। कक्षा में ईंधन भरना, स्पेस में, जैसे हम अपनी कार में पेट्रोल भरवाते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है। सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं स्पेस में करना, लेकिन इसके पीछे का तर्क बहुत मजबूत है। क्या तर्क है? पता चला है कि 80% से ज्यादा सैटेलाइट्स इसलिए रिटायर कर दिए जाते हैं या डीऑर्बिट कर दिए जाते हैं क्योंकि उनका ईंधन खत्म हो जाता है। 80%? हाँ, इसलिए नहीं कि उनके उपकरण, उनके कैमरे या सेंसर खराब हो गए हैं। वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी सही कक्षा में बने रहने के लिए और सही दिशा में मुड़े रहने के लिए लगातार छोटे छोटे थ्रस्टर्स चलाने पड़ते हैं जिनमें ईंधन खर्च होता है। जब ईंधन खत्म तो सैटेलाइट बेकार। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मतलब हम एक बिल्कुल ठीक ठाक अरबों की मशीन को सिर्फ इसलिए कबाड़ बना देते हैं क्योंकि उसकी टंकी खाली हो गई है। ये तो हाँ, ये एक तरह से संसाधनों की बहुत बड़ी बर्बादी भी है। लेकिन अब सोचिए, अगर हम कोई तरीका निकाल लें कि कक्षा में ही उन सैटेलाइट्स की ईंधन की टंकी को फिर से भर सकें, तो उनका जीवन काल दुगुना, तिगुना या शायद और भी ज्यादा बढ़ सकता है। वो सालों और काम कर सकते हैं। और अगर सैटेलाइट ज्यादा लंबे समय तक काम करेंगे तो हमें उन्हें बदलने के लिए उतने नए सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। और अगर कम सैटेलाइट बदले जाएंगे तो कम सैटेलाइट्स को डीऑर्बिट करके वायुमंडल में जलाना पड़ेगा, जिसका सीधा मतलब है समताप मंडल में कम धातु का प्रदूषण। वाह, हाँ, ये समस्या की जड़ पर चोट करने जैसा है। ये तो कमाल का आइडिया है। क्या इस पर असल में काम हो रहा है या ये बस अभी कागजों पर है? नहीं, इस पर असल में काम हो रहा है। ये अब सिर्फ थ्योरी नहीं है। कई कंपनियां इस तकनीक पर गंभीरता से काम कर रही हैं और कुछ हद तक सफलता भी मिली है। सच में? जैसे? हाँ, उदाहरण के लिए एक बड़ी एरोस्पेस कंपनी है नॉर्थरॉप ग्रुमन। उनके पास MEV यानी मिशन एक्सटेंशन व्हीकल नाम के अंतरिक्ष यान हैं। ये एक तरह के स्पेस टो ट्रक की तरह काम करते हैं। स्पेस टो ट्रक? हाँ, ये उस सैटेलाइट से जाके जुड़ जाते हैं जिसका ईंधन खत्म होने वाला है, और फिर अपने इंजन का इस्तेमाल करके उसे कक्षा में बनाए रखते हैं और कंट्रोल करते हैं, जिससे उस पुराने सैटेलाइट का मिशन कई साल और बढ़ जाता है। अच्छा, तो ये अभी सीधे ईंधन नहीं भर रहे बल्कि एक तरह से नया इंजन या पावर पैक जोड़ रहे? हाँ, अभी का एक कामयाब समाधान ये है। लेकिन सीधे ईंधन भरने मतलब लिक्विड फ्यूल को एक टैंक से दूसरे में ट्रांसफर करने पर भी तेजी से काम चल रहा है। इसमें कई तकनीकी चुनौतियां हैं, जाहिर है। जैसे अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण में तरल ईंधन को पंप करना,
बिना लीक हुए सुरक्षित कनेक्शन बनाना, अलग अलग तरह के सैटेलाइट्स के लिए अडेप्टर बनाना वगैरह। लेकिन इन समस्याओं को हल करने के लिए नए-नए तरीके सोचे जा रहे हैं और सबसे जरूरी बात, कक्षा में उनका परीक्षण भी किया जा रहा है। तो उम्मीद है। हाँ, पूरी उम्मीद है कि आने वाले सालों में ये टेक्नोलॉजी और बेहतर होगी। ये इस जलती हुई, और मैं शाब्दिक अर्थ में भी कह रहा हूँ, जलती हुई समस्या का एक बड़ा समाधान हो सकता है। ये सुन के थोड़ी राहत मिली। तो एक उम्मीद की किरण है कि शायद टेक्नोलॉजी ही हमें इस खुद की बनाई हुई मुसीबत से निकलने में मदद कर सके। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि ये समाधान भी रातों रात नहीं आएंगे। इन्हें विकसित करने और व्यापक रूप से अपनाने में समय लगेगा, और तब तक समताप मंडल में धातु का जमाव तो जारी रहेगा। बात तो सही है। तो चलिए एक बार समेटते हैं कि आज हमने क्या समझा। हमारे सिर के ऊपर एक अदृश्य धातु की बारिश हो रही है, जो पुराने सैटेलाइट्स के वायुमंडल में जलने से आती है। हाँ, ये समस्या स्टारलिंक जैसे मेगा कॉन्स्टलेशन की वजह से बहुत तेजी से बढ़ रही है। रोजाना कई सैटेलाइट जल रहे हैं। बिल्कुल। इन धातुओं के कण, खासकर एल्यूमिनियम, हमारे वायुमंडल की एक बहुत स्थिर परत समताप मंडल में दशकों तक फंसे रहते हैं। सही। और वहाँ ये कण उत्प्रेरक का काम करते हैं, खास तौर पर पहले से मौजूद क्लोरीन के साथ मिलकर, जिससे हमारी ओजोन परत को गंभीर और लंबे समय तक चलने वाला खतरा पैदा हो गया है। ये एक तरह का टाइम बॉम्ब है। बिल्कुल सही सारांश है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग यानी कक्षा में ईंधन भरने जैसी नई तकनीकें शायद भविष्य में इस समस्या को कम करने में मदद कर सकती हैं, जिससे सैटेलाइट्स का जीवन बढ़ेगा और कम सैटेलाइट जलाने पड़ेंगे। हाँ, ये एक संभावित रास्ता है आगे का। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और शायद थोड़े परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या सवाल? सवाल ये कि हम ये कृत्रिम धातु की परत अनजाने में बना रहे हैं अपने ग्रह के चारों ओर, इतने बड़े पैमाने पर समताप मंडल की केमिस्ट्री को बदलने के, और कौन से अनजाने अनदेखे दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं जिनके बारे में हमने अभी सोचना भी शुरू नहीं किया है। मतलब ओजोन के अलावा भी कुछ? हाँ बिल्कुल, ओजोन परत तो एक चिंता है ही, लेकिन क्या पता ये धातु के कण वहां ऊपर बादलों के बनने की प्रक्रिया पर असर डालते हो, या मौसम के पैटर्न पर, या वायुमंडल कितनी गर्मी सोखता या छोड़ता है उस पर इनका क्या असर होगा। क्या ये जलवायु परिवर्तन को भी किसी तरह प्रभावित कर सकते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब खोजना भविष्य के लिए बहुत जरूरी होगा। हम एक बहुत बड़े पैमाने का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बिना उसके सारे नतीजों को समझे। वाकई ये एक बहुत गहरा और जरूरी विचार है। टेक्नोलॉजी हमें आगे तो ले जाती है, पर उसके अनपेक्षित परिणाम भी हो सकते हैं जिन पर हमें लगातार नजर रखनी होगी और जिम्मेदारी से काम लेना होगा।